Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today we are going to discuss here theorems of probability. Right? तो उन theorems में हम कौन कौन सी theorem पढ़ रहे हैं? Addition, multiplication and bias theorem. So let's just start this lecture. If you are preparing for UGC NET or you are in BCom or MCom, then this lecture and previous lectures are very important for you because I have covered all the syllabus of statistic here. Okay, so let's just start this lecture and please don't forget to like this video. Okay, so first slide is here theorems of probability. So हम theorems को पढ़ेंगे जो तीन तरह की हैं. First one is addition theorem. एडिशन को हम किस बेसिस पर पढ़ने वाले हैं? दो बेसिस पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड 4 नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. राइट? एंड मल्टीप्लिकेशन को फॉर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. ठीक है. एंड लास्ट वन इज बायस थ्योरम. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज एडिशन थ्योरम. फर्स्ट वन. सो एडिशन थ्योरम को पढ़ेंगे हम. तो यहाँ हमने बात की थी कि हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आप प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा ही था कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं वो है कि एक इवेंट अगर हो गया है, मान लो कि हेड आ गया, एक बार टॉस कॉइन को टॉस करने पर तो टेल नहीं आएगा, है ना. तो हेड ने क्या किया, टेल को अपने आप ही उसकी अकरेंस को एक्सक्लूड कर दिया. सो हैपनिंग ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड द हैपनिंग ऑफ अदर, यही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो अगर ऐसा होता है तो ए और बी उनकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? सो ए के होने को हम ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स एंड बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. अगर इनका हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे निकाल सकते हैं. राइट? तो यहीं पर ये बताया इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ए के होने की या बी के होने की क्या हो जाएगी कि आपसे पूछ लिया जाए ए होगा या बी होगा, उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तो कैसे निकालोगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. राइट? यानी कि इनके बीच में जो अगर H हो गया तो T नहीं होगा और T आ गया तो H नहीं होगा. टेल एंड हेड की बात कर रही हूँ. यानी कि इनके बीच में कोई कॉमन आउटकम नहीं है. राइट? तो दोनों को प्लस करके हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. इट्स क्लियर टू यू? ओके, इसे एक क्वेश्चन के थ्रू भी समझते हैं कि अगर एक पैक ऑफ कार्ड है जहाँ 52 कार्ड्स हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि किंग या फिर क्वीन आने की आप प्रोबेबिलिटी बताओ. तो किंग कितने होते हैं? 4 एंड क्वीन 4, दोनों 4 हैं. तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है? 52. एंड क्वीन की 4/52. इन दोनों के बीच में क्या कोई कॉमन आउटकम है? कोई ऐसा कार्ड होता है कि जो किंग भी हो क्वीन भी हो? नहीं होता. तो कोई कॉमन आउटकम नहीं है. इसीलिए हम क्या करेंगे, हमसे यही पूछा है ना कि आइदर बताओ, तो आइदर के लिए दोनों की प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे. राइट? सो इट्स क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अब यहाँ हम बात करते हैं जब कोई आउटकम कॉमन हो. राइट? जैसे कि किंग ब्लैक कलर का आपसे पूछ लिया जाता पिछले ही क्वेश्चन में कि ब्लैक कलर के कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ या किंग की बताओ. तो वहाँ पर दो ब्लैक कलर के कार्ड क्या होते जो किंग भी होते, तो कॉमन आउटकम हो जाता ना. उसी तरह हम यहाँ पर पढ़ेंगे उसको कैसे, अकॉर्डिंग टू एडिशन थ्योरम फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. राइट? तो इस केस में क्या है कि हैव सम कॉमन आउटकम. जब भी इवेंट्स का कोई कॉमन आउटकम होता है तो हम क्या करते हैं, उस कॉमन पोर्शन को माइनस कर देते हैं. जैसे अगर हमें आइदर की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी होती ए एंड बी के बीच में, तो हम क्या करते, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी एंड माइनस कर देते ए एंड बी का जो कॉमन पोर्शन है उसे. राइट? अगर 3 इवेंट्स होते तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता. एंड ये मैंने बता दिए दोनों. जैसे यहाँ पर कॉमन क्या है? ए एंड बी, यहाँ पर ए एंड सी, यहाँ पर बी एंड सी, और फिर बीच में क्या है? ए बी सी तीनों कॉमन. तो उन सबको कॉमन पोर्शन को माइनस कर दिया जाएगा.
ओके, और जो बीच में एक, क्योंकि ये जब सारे कॉमन एक साथ माइनस हो गए तो ये जो बीच में कॉमन था ना वो एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया तो उसे वापस प्लस, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बिल्ट हुआ। ओके, सो एडिशन थ्योरम के अंदर आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि दो तरह से इवेंट्स होते हैं, एक तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं यानी कि अलग अलग आउटकम आते हैं तो उन्हें सिंपली प्लस करके आप आइदर वाले क्वेश्चंस को कर लोगे, राइट। लेकिन अगर आपसे आइदर और पूछा जाए ए या बी होने की प्रोबेबिलिटी बताओ और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है यानी कि उनका कुछ कॉमन आउटकम है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। ओके, क्योंकि आपने मान लो यहाँ ए को प्लस कर लिया, राइट, एंड आप बी को प्लस करने गए तो ये चीज़ आपने 2 बार प्लस कर ली ना, इसलिए आपको एक बार इसे माइनस करना होगा, यहीं से ये फॉर्मूला बना। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ एक्सप्लेनेशन बाय एग्जाम्पल। ओके, सो यहाँ पर क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, आपने कोई भी एक वेल स्टफ्ड कार्ड लिया जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, आप देखना चाहते हो कि किंग आए या फिर स्पेड आए, तो स्पेड क्या है 13 कार्ड्स होते हैं पूरे में। ओके, किंग कितने होते हैं 4, लेकिन किंग भी क्या होता है एक स्पेड कार्ड होता है। किंग के अंदर 4 तरह के कार्ड है ना, तो उसमें एक होता है हमारा, जैसे एक हार्ट का कार्ड हो गया, ऐसे ही एक स्पेड वाला कार्ड भी है, तो यहाँ पर किंग प्लस स्पेड कार्ड होगा एक, वही हमारा कॉमन आउटकम है, तो उसे हमें माइनस करना होगा 1/52 को और इन्हें हम प्लस कर लेंगे, यानी कि 13/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कार्ड 4/52, राइट। और उसमें से कॉमन पोर्शन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या है किंग एंड स्पेड कार्ड का, उसे माइनस कर दो एंड ये आंसर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि हम इसे पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट के केस में। सो इंडिपेंडेंट होता है वो इवेंट्स जिनकी अकरेंस ऑफ इवेंट कैनॉट कंट्रोल बाय अकरेंस ऑफ अदर, यानी कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को कंट्रोल नहीं करता। तो इसका मैंने आपको अच्छे से समझाया था लास्ट लेक्चर में कि एक इवेंट, मान लो आपने एक कॉइन आपने टॉस किया और साथ में आप एक डाई भी करने वाले हो, तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, राइट, तो वो क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम स्टेट दैट इफ ए एंड बी टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है यानी कि ए का होना बी को कंट्रोल नहीं करता और बी का होना या बी की प्रोबेबिलिटी ए को कंट्रोल नहीं करती, सो जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। सो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए एंड बी, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ए और बी के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो आप ए इंटू बी से निकालोगे। सो यहाँ पर आपको बताया है कि ए क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ ए, राइट, एंड टोटल नंबर या इक्वली लाइकली केसेस ऑफ N1। N1 क्या है कि जैसे आगे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं आपको सही से बता दूंगी, एंड यहाँ पर फिर फॉर्मूले को अच्छे से लिख भी दिया, M1 इंटू जैसे यहाँ पर आया ना M1 M2 दोनों की मल्टीप्लाई और अपॉन N1 N2। सो दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ एक्सप्लेनेशन बाय एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक आपने कॉइन को टॉस किया, राइट, सो आपने एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, आपने 3 बार एक कॉइन को टॉस किया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल द 3 हेड्स। तो आप जैसे 10th में करते आए थे, जैसे 10th में क्या करते थे, पहले में मान लिया हेड आया फिर टेल आया, इस तरह से आपने काफ़ी सारे इवेंट बना लिए, इस तरह के 8 इवेंट बन पाएंगे, राइट। तो 8 इवेंट्स बन पाएंगे, तो वैसे ना करके हम इसी फॉर्मूले से करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले से। कैसे, अगर आप एक बार टॉस करते कॉइन को
तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनती 1/2। फिर आप दूसरी बार करते तो क्या बनती 1/2, तीसरी बार करते तब भी 1/2। तो उन सब का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 1/2 एंड 1/2, राइट। सो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। इट्स क्लियर टू यू, राइट। सो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी। और इसका ही एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लो एक बकेट है, उसके अंदर रेड एंड ब्लू बॉल्स हैं, राइट। सो अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं रेड को निकालना चाहती हूँ लेकिन उसे वापस भी डाल दूंगी, रेड को निकाला, मान लिया रेड 4 है और ब्लू 5 है, मैं अगर कहूँ कि मैं एक रेड निकाल लूँगी तो एक रेड के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/9। फिर मैंने कहा कि मैं इसे निकाल कर अपने पास नहीं रखूँगी, वापस से इस बॉक्स में डाल दूँगी, तो वापस से यहाँ 9 बॉल्स रह गई ना, और मेरा ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी 5, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 4 × 5/9, 9 × 9। सो ये क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं इसे ना डालूँ तो मैंने एक रेड निकाली और वापस उसे नहीं डाला बॉक्स में, तो वो हो जाएगा मेरा डिपेंडेंट, क्योंकि एक बॉल निकालने से बी की प्रोबेबिलिटी में कुछ फ़र्क पड़ा ना। हमने बी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन हम रेड के साथ, रेड एक बॉल निकाली तो एक बॉल टोटल में कम हो गई ना, इसीलिए बी की प्रोबेबिलिटी में फ़र्क पड़ा। तो यही होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट क्या है, अभी अभी मैंने बताया आपको, जहाँ पर अकरेंस ऑफ वन इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर, जहाँ एक का होना दूसरे को इफेक्ट करता है। ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम मल्टीप्लिकेशन का मॉडिफाइड वे, यानी कि उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, और जो फॉर्मूला बनेगा उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। बी अपॉन ए का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी ए की वजह से, राइट। ओके, सो ऐसे ही अगर आपको दूसरे तरह से अगर बी की निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू बी ए अपॉन बी। तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर आप ब्लू और वाइट लो, अगर आप इसको भी निकाल रहे होते तब भी इस पे इफेक्ट पड़ता, अगर आप इसे पहले निकालोगे तो इस पर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये एक तरीका है समझने का। तो आप यहाँ तक समझ गए। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि एक की वजह से दूसरे पर इफेक्ट पड़ना। डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन दैट ए हैज़ अकर्ड, बी जो इवेंट है वो बताता है कि ए अब कैसे होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। सो इसको हम डिनोट करते हैं बी अपॉन ए, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाओगे, ऐसे शायद कोई कन्फ्यूज़न अगर रही भी है तो अभी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो इस एग्जाम्पल में देखिए, अ बैग कंटेन 10 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो बॉल्स का ही एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर 10 वाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल्स आर रैंडम, ड्रॉन एट रैंडम। तो आपको 2 बॉल्स निकालनी है और वो पूछ रहा है कि दोनों ही बॉल्स क्या हो, ब्लैक हो, राइट। सो एक बार आप इस सब को साइड में रख के जर्नली आप सोचिए, अगर आप एक बॉल निकालने जाओगे तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5/15, राइट, क्योंकि अभी तक हमारे पास ब्लैक बॉल भी 5 है और टोटल बॉल 15 है। लेकिन जब एक ब्लैक बॉल निकल चुकी तो अब कितनी बॉल बची, ब्लैक 4, और टोटल में कितनी बची, पहले 15 थी टोटल बॉल्स, लेकिन अब रह गई 14, राइट। सो ये प्रोबेबिलिटी किसकी बनी, फर्स्ट बॉल की, ये सेकंड बॉल की। अब फर्स्ट और सेकंड बॉल की दोनों की प्रोबेबिलिटी मिलकर क्या बन जाएगी, इस तरह। और आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि हम वहाँ प्लस क्यों करते थे, तो ये तो सिर्फ एक बार का इवेंट है ना, इसमें आइदर और तो नहीं जोड़ा।
अगर इसमें साथ में आइदर भी जोड़ दे कि हमें वाइट की भी बताओ, तो जो वाइट के साथ होगा वो यहाँ लिखेंगे और उनको प्लस करेंगे, राइट। सो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि पहले हम प्लस क्यों कर रहे थे एडिटिव में और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। तो वो दोनों समझाने का तरीका ये है कि एक के अंदर भी, मतलब एक इवेंट है, एक तरह की चीज़ें निकालनी है, उसमें अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, यानी कि वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली चीज़ आ जाए, तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। और दो अलग अलग इवेंट्स का अगर हमें करना है तो फर्स्ट का और प्लस सेकंड का। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। तो अब इसे हम यहाँ से देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फर्स्ट बॉल की 5/15। अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं आपको समझा रही थी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ B/A कैसे निकलेगी। ए कितने बचे आफ्टर ड्राइंग, कितने बचे 4, ओके। और ये कितने बचे बाद में, टोटल 10/4, इस तरह से। सो नाउ आपको अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्लियर हुई होगी कि यहाँ वो कहना क्या चाहता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ AB/P/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। सो दैट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ बेस थ्योरम। तो जो ये थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये साफ साफ लिखी भी हुई है सिलेबस में, तो इसे ध्यान से देखिएगा। Bayes theorem, this has been introduced by Thomas Bayes as English mathematician। जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस थ्योरम को दिया इन 1963, तो तभी से इस नाम से ये जानी जाती है। अब इसके और भी काफ़ी सारे नाम हैं, क्यों है? इसे हम पॉइस्चर्स थ्योरम भी बोलते हैं, इसे हम रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, या इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, राइट। सो दिस थ्योरी कंसिस्ट फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट फॉर गिवन सैम्पल इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपके पास पहले से कुछ सैम्पल इन्फॉर्मेशन होती है किसी चीज़ की, फिर आप उसका यूज़ अपनी जो आगे आपके पास सैम्पल इन्फॉर्मेशन है उसके साथ करते हो और फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हो, ओके। यानी कि एक टोटल प्रोबेबिलिटी दी होती है आपको पहले से, और फिर आपके जो आपका छोटा एरिया है, ये पूरे बड़े एरिया की प्रोबेबिलिटी या आपके छोटे एरिया की प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का यूज़ करके आप एक अपनी प्रोबेबिलिटी निकालते हो। इसे ही हम बोलते हैं बेस थ्योरम, ओके। तो बायसियन थ्योरम बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की थी कि एक निकला, उससे दोनों में एक एक कम हो गया, उसी प्रोबेबिलिटी के बेस पर इसका फॉर्मूला है। एंड इट कॉल्ड पॉइस्चर प्रोबेबिलिटी बिकॉज इट कैलकुलेट आफ्टर एन इन्फॉर्मेशन इज टेकन इन अकाउंट। क्योंकि इसमें पहले हम इंफॉर्मेशन, पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उनको ध्यान में रखते हैं, राइट, जैसे ये, ओके। सो अब इसे और अच्छे से समझते हैं। यहाँ से फॉर्मूला एक बार बताते हैं, फिर हम सीधा एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। सो फॉर्मूला कैसे बनता है इसका, PA प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, राइट, एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और नीचे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ का सम, ओके। ये जो P1 इंटू B/A है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, और हम निकालने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1/B, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम A का B के ऊपर निकालने वाले हैं। तो इसीलिए हमने सिर्फ किसको लिया, A को लिया, लेकिन यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने दोनों की प्लस की, यानी कि B/A1 एंड B/A2 दोनों की। इसी तरह अगर हम A2 पर निकालना चाहें B को, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, इफ़ A1 एंड A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन B इवेंट विच कैन बी अकर इन कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A2। तो B ऐसा इवेंट है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से हो सकता है, यानी कि B हम A के थ्रू भी निकाल सकते हैं और B के थ्रू A2 के थ्रू भी। तो अगर B A में हो, A से पूछी जाए तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, अगर A2 से पूछी जाए तो इस तरह से। सो अभी से अच्छे से समझते हैं इस एग्जाम्पल से। यहाँ पर क्या है, इफ़ अ बोल्ट फैक्ट्री, एक बोल्ट फैक्ट्री की बात हो रही है जहाँ पर A B C 3 तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है,
जैसे वहाँ A की बात A1 एंड A2 की बात हो रही थी, इसी तरह यहाँ पर ABC 3 की बात हो रही है। ओके 25, तो उनमें कैसे बटा हुआ है सब कुछ। तो अगर आपको यहाँ पर A1 और A2 इनकी प्रोबेबिलिटी की बात, दोनों को एक साथ समझाती हूँ। अगर A1 और जो A2 था इनकी प्रोबेबिलिटीज़ अगर आपको दी होती, जैसे यहाँ दी हैं, यहाँ पर क्या दिया है, A के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि A के मैन्युफैक्चरिंग की रेट उसने बताई है 25%, यानी कि टोटल अगर 100 चीज़ बनती है तो मैन्युफैक्चरिंग मशीन A से होती है 25%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0.25। और B से कितनी होती है 35%, तो B की प्रोबेबिलिटी 0.35। ऐसे ही C की 40% दी है तो इसकी हो जाएगी 0.40। सो नेक्स्ट वन डिफेक्टिव। सो डिफेक्टिव के बारे में बताया है कि अगर, तो ये तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई कि अगर आपकी 100 चीज़ें बनती हैं तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके अब उसने बताया कि डिफेक्टिव बोल्ट्स भी होते हैं कि अगर कोई भी चीज़ बन रही है, राइट, तो अगर वो A से बन रही है तो 5% डिफेक्टिव, यानी कि 25% चीज़ें बन तो गई लेकिन उसमें से 5% डिफेक्टिव है। तो हमने क्या निकाला, D/A, डिफेक्टिव ऑफ डिफेक्टिव ऑन A, राइट। ऐसे ही हमने निकाला फिर डिफेक्टिव ऑन B, वो क्या दे रखी है हमें 4%, तो 0.04। एंड ऐसे ही डिफेक्टिव ऑन C, तो वो है 0.02। तो अब हम यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बनाएंगे। सो इवेंट जो A है उसकी पीरियड प्रोबेबिलिटी, आपको पहले से जो प्रोबेबिलिटी दे रखी थी ये कि टोटल प्रोडक्शन इतना होगा, लेकिन उसने कंडीशन और क्या लगा दी कि इतना डिफेक्ट होता है। तो जो डिफेक्ट होता है ना, तो उस डिफेक्ट पर, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखो आपने कैसे कैलकुलेट की थी, जो टोटल प्रोडक्शन था और साथ में आपको कितना दे रखा था ये 5, उसी से ही तो कैलकुलेट की है ना। और यहाँ पर भी आपने क्या किया था, जो आपकी पीरियड प्रोबेबिलिटी थी अपॉन 100, जो टोटल आपने प्रोडक्शन या आपकी जो यूनिट्स हैं वो। सो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके सो यहाँ आपकी पीरियड प्रोबेबिलिटी आ गई, यहाँ कंडीशनल आ गई, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी। तो दोनों की मल्टीप्लाई करके आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि अगर हम 1000 यूनिट बना रहे हैं, मान लिया 10,000 बना रहे हैं, क्योंकि 10,000 हो जाएगी ना 100 × 100, 10,000 बना रहे हैं तो उसमें से 125 यूनिट्स क्या होंगी, हमारी बनेंगी A के थ्रू, राइट। अच्छा अब आगे चलिए, तो ये चीज़ थी। अब उसके बाद आपने कंडीशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटी B की भी निकाल ली एंड C की भी निकाल ली। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, आपने ऐसे ही कोई एक बोल्ट निकाला, यानी कि सबका इक्वल चांस है निकलने का, यानी कि वो बोल्ट किसी का भी हो सकता है। तो आपको इसीलिए यहाँ पर सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल मशीन्स करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वो बोल्ट कहीं से भी निकाला जा सकता है। इन फोर्थ ऑफ अ डिफेक्टिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी C, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कंपनी C से बना हो। तो आप पहले तो सबको इक्वल चांस है, इसलिए आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी की जॉइंट प्रोबेबिलिटी, राइट। और वो डिफेक्टिव हो उसकी क्या होगी, अब डिफेक्टिव के साथ ही तो आपने ये निकाली है ना, तो डिफेक्टिव की टोटल प्रोबेबिलिटी रखी, और ऊपर आप कौन सी का रखोगे, क्योंकि उसने कंपनी C के बारे में पूछा है, तो कंपनी C की प्रोबेबिलिटी क्या है डिफेक्ट होने की, ये, यानी कि 0.40 इंटू, ओ सॉरी कंपनी C यहाँ है, तो कंपनी C की प्रोबेबिलिटी 0.40 इंटू 0.02, तो वो रखोगे आप सामने, joint probability of company C and upon sum of joint probability of all the 3 companies। तो आपने जब सॉल्व किया तो आपकी 23.18% आ गया कि वो बोल्ट जो आपने निकाला वो डिफेक्टिव होगा C से, राइट। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर पीरियड प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, फिर साथ में उसने कोई कंडीशन भी दी अब डिफेक्टिव होने की। अब वो इसी से हमसे पूछ सकता था ना होने की, तो हम क्या करते, ये जो 5% डिफेक्ट आया तो 95% क्या हो जाता ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाता 0.95 आ जाता ना ठीक का। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं उन चीज़ों को,
ओके, सो अब हमने जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी उससे हमने क्या निकाल लिया, डी अपॉन ए एंड डी अपॉन बी, इस तरह से पीरियड प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाल ली एंड कंडीशनल यहाँ निकाल ली। फिर हमें चाहिए थी जॉइंट प्रोबेबिलिटी, तो जॉइंट फिर हमने दोनों की मल्टीप्लाई से निकाली, तीनों की। ओके, फिर जो उसने पूछा उसका आंसर दे दिया, उसने सी के बारे में पूछा तो हमने क्या किया, सी यानी कि जो पूछा है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर, तो ये तो हम करते ही आए हैं प्रोबेबिलिटी में। ओके, सो अब इस बायस थ्योरम को पहले हमने किससे समझा, एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए जो डी अपॉन एच होता है यानी कि जो लाइकलीहुड इवेंट्स हैं आपके, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हो, वो हो गया। अब पीरियड जो आपको पहले से दी हुई है उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई, जैसे हमने सी में किया ना, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, जो लिखा ये हमने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया पी सी को। यही उसने बताया है कि आप क्या करोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करोगे पीरियड के साथ। ओके, एंड फिर क्या है, नीचे क्या आएगा, मार्जिनल। मार्जिनल क्या होता है, पूरा सबका सम ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द मशीन्स, जो आपकी मशीन के बारे में बात है। तो सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होगी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द डेटा अंडर ऑल पॉसिबल हाइपोथेसिस, कि सभी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं। ओके, और जो आपका ये सी अपॉन डी की बात हो रही है, यहाँ पर सी अपॉन डी क्या था, जो उसने कंडीशन दी है, जो उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में, जैसे मैन्युफैक्चर्ड बाय सी, जो बोल्ट हम निकाले वो सी से मैन्युफैक्चर्ड हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर हाइपोथेसिस जो हम पूछना चाह रहे हैं, गिवन इन डेटा कलेक्टेड, जो डेटा कलेक्टेड में से हो, यानी कि एच अपॉन टोटल डेटा। ऐसे ही यहाँ डेटा अपॉन एच। तो ये आपको अब समझ में आया अच्छे से फॉर्मूला कि किस चीज़ का मतलब क्या है। तो आप इसे दोबारा देखिएगा एंड दोबारा से समझ भी लीजिएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। We will meet in our next lecture with a valuable content. Then please like this video and subscribe to commerce.com for all lectures. And thanks for watching. Keep learning, keep growing.